अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं क्रिटिकल केयर नर्सिंग का यूनिट नंबर 1। तो सबसे पहले इसके हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। कंटेंट के अकॉर्डिंग हमने कौन कौन से कवर करने हैं। यूनिट नंबर 1 आपका है कंसेप्चुअल फाउंडेशंस इन क्रिटिकल केयर नर्सिंग। इसमें आगे आपके फर्दर 9 ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको हमने 1 बाय 1 कवर करना है। तो मैंने आपको पहले बताया था इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपकी बुक पे नहीं दिए हुए, वो हम स्लाइड से कवर करेंगे और बाकी जो आपकी बुक पे हैं वो हम वहाँ से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव इसका है साइको सोशल इम्प्लीकेशंस इन द केयर ऑफ क्रिटिकली इल पेशेंट एंड फैमिली। ये ऑब्जेक्टिव आपका बुक पे नहीं दिया हुआ, तो ये हम स्लाइड से पढ़ेंगे। उसके बाद स्ट्रेस एंड कोपिंग, ये भी हम बुक से कवर करेंगे। इंडिविजुअल एंड फैमिली रिस्पॉन्स टू द क्रिटिकल केयर एक्सपीरियंस, ये भी आपकी बुक पे दिया हुआ है। उसके बाद डेथ एंड डाइंग थीरीज, इसमें से कुछ पार्ट आपका बुक पे है और कुछ नहीं है, वो भी हम स्लाइड से करेंगे। उसके बाद है स्लीप एंड सेंसरी बैलेंसेस इन क्रिटिकली इल पेशेंट, ये भी आपकी बुक पे है। उसके बाद इन्फेक्शन कंट्रोल, ये भी हम स्लाइड से करेंगे। न्यूट्रिशन, ये पूरा चैप्टर आपकी बुक पे है, ये हम वहाँ से करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद कंटेम्प्रेरी इश्यूज और कम्प्लीमेंट्री थेरेपीज़, ये भी हम स्लाइड से करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ आपके बुक से दिए हुए हैं, बुक से हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। आज हम कोशिश करेंगे 2 से 3 ऑब्जेक्टिव्स हम कवर कर सकें बुक से। साइको सोशल इम्प्लीकेशंस इन द केयर ऑफ क्रिटिकली इल पेशेंट एंड फैमिली। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं, क्रिटिकल केयर नर्सिंग क्या होती है। क्रिटिकल केयर नर्सिंग जो है वो एक हाईली स्पेशलाइज्ड फील्ड होती है जिसके लिए क्या क्या रिक्वायर होता है। इसमें एक्सटेंसिव नॉलेज चाहिए होता है, एडवांस्ड स्किल्स चाहिए होती हैं और अनवेवरिंग डेडिकेशन चाहिए होती है। ठीक है, अनवेवरिंग का मतलब क्या है, कॉन्स्टेंट और कंटिन्यूस डेडिकेशन के साथ वर्क करना होता है क्रिटिकल केयर नर्सिस ने। अब जो नर्सिस वर्क करती हैं क्रिटिकल केयर सेटिंग में या क्रिटिकल केयर यूनिट्स में, उनका मेजर रोल होता है पेशेंट्स की लाइफ को सेव करना। वहाँ पे जो पेशेंट्स होते हैं वो क्रिटिकली इल होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में होते हैं। ठीक है, तो उनकी लाइफ को सेव करना उनकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। अब जो क्रिटिकल केयर नर्सिंग है, ये एक स्पेशलाइजेशन होती है, एक स्पेशल फील्ड होती है जिसमें नर्सिस जो हैं वो सर्टिफिकेशन अचीव करती हैं। जैसे कि एक डिप्लोमा के तौर पे एक लाइसेंस होता है उनके पास। आपने सुना होगा कि पीएसएन के बाद, पोस्ट आरएन के बाद स्पेशलाइजेशन होती है 2 साल की, जैसे कि क्रिटिकल केयर नर्सिंग में, आईसीयू में। ठीक है, उसके अलावा और भी डिफरेंट फील्ड्स होती हैं। तो ये एक स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशन वो अचीव करती हैं, उसके बाद वो इन सेटिंग्स में वर्क करती हैं। अब ये सर्टिफिकेशन जो है वो क्या डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं, क्या शो करती हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ को, उनकी स्किल्स को, उनके नॉलेज को। ठीक है, तो ये जस्ट ओवरव्यू था कि क्रिटिकल केयर नर्सिंग क्या होती है। आगे हम स्टार्ट करते हैं अपना जो ऑब्जेक्टिव है साइको सोशल इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस का मतलब है इफ़ेक्ट, कि एक पेशेंट जो है वो क्रिटिकली इल है, अब उसकी बॉडी पे या उसकी पेशेंट की जो फैमिली है, उसकी जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उन पे क्या इफ़ेक्ट आते हैं साइको सोशल। ठीक है, सबसे पहले जब एक पेशेंट जो है वो इल होता है, क्रिटिकली सिक होता है, तो उसकी बॉडी जो फिजिकली अफेक्ट तो होती होती है। ठीक है, साथ में साइको सोशली भी है, साइको सोशली जो है उसकी बॉडी पे और इसकी जो फैमिली है वो सफ़र करती है। अब उसमें कौन कौन से इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, मेंटल और इसकी जो इमोशनल वेलबींग है पेशेंट की और फैमिली की, वो अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, अब इस केस में, इस पूरी फेज़ में, जो भी एक पूरा चैलेंजिंग फेज़ होता है ये वाला, जिसमें पेशेंट क्रिटिकली इल होता है, उसमें कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं फैमिली को भी और पेशेंट को भी। और इसके अलावा जो नर्सिस होते हैं या जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उन्हें कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करना होता है इस फेज़ में, ये हम पढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले जो पेशेंट की मेंटल हेल्थ है उस पर क्या इफ़ेक्ट आता है इस फेज़ का या क्रिटिकल इलनेस का। सबसे पहले है एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जैसे एक पेशेंट इल होता है या उसको कोई ना कोई डिजीज़ होती है, तो उसका जो एंग्जाइटी लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन होता है उसको उस डिजीज़ से रिलेटेड। उसके अलावा उसको अपनी कंडीशन, अपनी हेल्थ की अनसर्टेनिटी होती है, मतलब वो ये फील करता है, वो होपलेसनेस फील करता है कि पता नहीं मैं बच पाऊँगा कि नहीं, मेरी आगे कितनी लाइफ रह गई है। ठीक है, मैं इस डिज़ीज़ से रिकवर हो पाऊँगा कि नहीं, तो उसको इस चीज़ की भी एक स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है। उसके अलावा जो भी उसके साथ मेडिकल इंटरवेंशंस हो रही होती हैं, उसके साथ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हो रहे होते हैं, उसको भी एक उस कंडीशन में रहते हुए डिस्कम्फर्ट फील होता है। ठीक है, और उसकी जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं वो भी डिस्टर्ब हो रही होती हैं इस फेज़ में।
तो उससे भी उसको एंग्जाइटी हो सकती है। उसके अलावा सेकंड क्या इफेक्ट आता है उसकी मेंटल हेल्थ पे, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस। ये भी आपने पढ़ा होगा थर्ड ईयर में मेंटल हेल्थ में। ये क्या होता है कि जब एक पेशेंट किसी भी डिजीज में होता है या किसी उसके साथ कोई भी ऐसा इवेंट हो जाता है, ठीक है, ट्रोमेटिक इवेंट हो जाता है, तो जब वो रिकवर कर भी जाता है ना, तो उसके बाद उसमें जो है ना ये स्ट्रेस डिवेल्प हो जाता है। इसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस। उसको बाद में उस डिजीज से रिलेटेड या उस इवेंट से रिलेटेड जो है वो थॉट्स आती रहती हैं, फ्लैशबैक्स आते रहते हैं, ठीक है, और वो अवॉइडेंस बिहेवियर शो करता है, मतलब कि आइसोलेशन वो अडोप्ट कर लेता है। तो ये भी एक इसकी जो मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट आ सकता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्या इफेक्ट आता है, डिलीरियम एंड कोग्निटिव इम्पेयरमेंट। जब एक पर्सन जो है वो क्रिटिकली इल होता है, उसको कोई डिजीज होती है, तो उसका जो मेंटल लेवल है या उसका जो थिंकिंग एबिलिटी है वो भी डिस्टर्ब होती है, ठीक है। डिलीरियम क्या होता है कि उसको जो है ना वो डिसओरिएंटेड फील करता है, ठीक है। उसके अलावा उसको कन्फ्यूजन की स्टेट डिवेल्प हो जाती है, और उसकी जो कोग्निटिव एबिलिटीज़ हैं लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, वो भी अफेक्ट हो सकती है। तो ये हमारे पास थे कुछ इफेक्ट्स जो कि पेशेंट की मेंटल हेल्थ पे आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो फैमिली है वो कौन कौन से चैलेंजेस फेस करती है इस फेज में। सबसे पहले है केयर गिवर बर्डन। अब इसमें क्या आता है कि जो पेशेंट की फैमिली होती है उस पर एक बर्डन आ जाता है। उसने पेशेंट को जो है नर्सिस और डॉक्टर्स के बाद प्रॉपर केयर देनी होती है, फिजिकली भी मेंटली भी, ठीक है, उनको सपोर्ट करना होता है पेशेंट्स को। तो वो खुद जो है वो एग्जॉस्ट हो सकते हैं, उनके ऊपर बर्डन आ सकता है पेशेंट से रिलेटेड, ठीक है। अब जो बर्डन है वो फिजिकल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है और फाइनेंशियल भी हो सकता है, ठीक है। एक ये चैलेंज फेस करना पड़ता है फैमिली को। उसके बाद है ग्रीफ एंड लॉस। ये वही बात है कि जैसे उनका पेशेंट जो है वो आईसीयू में जाता है या क्रिटिकल केयर यूनिट्स में जाता है, तो उनको एक अनसर्टेनिटी होती है कि पेशेंट जो हमारा अब बच पाएगा कि नहीं, ठीक है। उनको एक पहले ग्रीफ होना स्टार्ट हो जाता है, एक उनको ये फीलिंग डेवलप हो जाती है, ठीक है, ग्रीफ एंड लॉस की। उसके बाद हमारे पास क्या है, अनसर्टेनिटी एंड हेल्पलेसनेस। ये भी वही बात है कि जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स होते हैं उनकी फैमिलीज को एक वो उनके माइंड में उनका माइंडसेट हो जाता है कि जैसे ही उनका जो पेशेंट है वो आईसीयू में जाता है, तो उन्होंने पहले एक्सपीरियंस किया होता है किसी उनकी जो है ना पहले इनके साथ एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि जो पेशेंट जो है वो आईसीयू में जाते हैं वो शायद मुश्किल से ही बच पाते हैं। तो हमारा जो पेशेंट अब चला गया तो उनको एक अनसर्टेनिटी रह जाती है माइंड में कि पता नहीं अब ये बच पाएगा कि नहीं, ठीक है, इसकी कैसे प्रोग्नोसिस, कैसे आउटकम आ रहे हैं। तो इस तरह की भी उनको कंडीशन जो है वो फेस करनी पड़ती है, ठीक है, और वो हेल्पलेसनेस की कंडीशन में चले जाते हैं। उसके बाद ये हमारे पास 3 बेसिक चैलेंजेस थे जो फैमिली फेस करती है। अब जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उन्होंने कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करना होता है इस फेज़ में। सबसे पहले है क्लियर एंड कंपैशनेट कम्युनिकेशन। उनकी जो कम्युनिकेशन है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की, नर्सिस की, डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की, फैमिलीज़ के साथ और पेशेंट्स के साथ, वो प्रॉपर होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उनको जो है ना वो इम्पैथेटिकली बिहेव करना चाहिए फैमिलीज़ के साथ, ठीक है। उनकी नीड्स को पूरा, उनके उनकी डिज़ायर्स को और उनकी विशेस को जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को। उसके बाद है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग में क्या है कि जो भी फैमिलीज़ के कंसर्न्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको एक्टिवली लिसन करना है, ठीक है। उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाना है। पेशेंट के जो भी प्लान्स आगे बन रहे हैं, जो भी इंटरवेंशंस करनी है, ट्रीटमेंट चल रहा है, उन सब में पेशेंट की फैमिली को भी इन्वॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद शेयर डिसीजन मेकिंग है। ये भी वही बात कि इसमें हमने जो भी डिसीजन लेना है पेशेंट से रिलेटेड, उसकी आगे इंटरवेंशन से रिलेटेड, हमने फैमिली को भी उसको इन्वॉल्व करना है। शेयर डिसीजन मेकिंग इसको हम कहते हैं, ठीक है। उसकी वैल्यूज़ की, उसकी जो भी स्पिरिचुअल बिलीव्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है, पेशेंट की भी और फैमिली की भी। उसके बाद अब कौन कौन से कोपिंग मैकेनिज्म जो हैं वो यूज़ करने होते हैं, नर्सिस यूज़ कर सकती हैं, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं इस फेज़ में, पेशेंट्स के लिए भी और फैमिलीज़ के लिए भी। सबसे पहले हमारे पास क्या है, माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन। अब ये एक क्रिटिकल फेस होता है पेशेंट की फैमिली के लिए भी और पेशेंट के लिए भी। तो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होती हैं उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्होंने उनकी फैमिली को भी और पेशेंट को भी एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी होती है, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। तो उसमें वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को यूज़ कर सकती है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, ठीक है। इससे क्या होता है पेशेंट और फैमिली की जो एंग्जाइटी है और स्ट्रेस है वो कम हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा मेडिटेशन वगैरह है, इन सब से जो है पेशेंट की इस फेज़ में स्ट्रेस और एंग्जाइटी वो कम हो सकती है। ये आगे ना पूरा इसका टॉपिक है, आपकी बुक पे दिया, वही हम डिटेल में वहाँ से पढ़ेंगे कौन कौन सी थेरेपीज़ होती हैं एंग्जाइटी और स्ट्रेस को कम करने के लिए। उसके बाद हमारे पास हैं सपोर्ट ग्रुप्स।
अब सपोर्ट ग्रुप्स जो होते हैं उनके बारे में हमने एजुकेट करना है पेशेंट की फैमिलीज़ को, उनके बारे में बताना है कि वो किस तरह से उनकी फैमिलीज़ को जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियली भी, फिजिकली भी और इमोशनली भी। ठीक है। उसके बाद काउंसलिंग करनी है, हमने काउंसलिंग के बारे में भी एजुकेट करना है, थेरेपीज़ के बारे में बताना है, ताकि वो इजीली जो है वो टाइमली उस सिचुएशन के साथ कोप अप कर सकें, और साइको सोशल भी उनको सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, फोर्थ पे सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस। इसमें भी हमने उसके जो है ना उसको इंगेज करना है पेशेंट को, जो भी एक्टिविटीज़ हैं सेल्फ केयर एक्टिविटीज़, जैसे कि प्रॉपर ईटिंग और जो है ना बाथिंग वगैरह, उसमें हमने उसको इन्वॉल्व करना है, ताकि वो उसकी जो फिजिकली हेल्थ है वो भी जल्दी से जल्दी जो है ना उसको हम रिस्टोर कर सकें। ठीक है। एक तो इससे डिस्ट्रैक्शन भी होती है, पेशेंट का जो थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाता है, और दूसरा जो है वो उसकी फिजिकली हेल्थ जो है वो भी बेहतर हो सकती है। तो ये कुछ कोपिंग मैकेनिज्म थे जो कि यूज़ कर सकती है नर्सिस भी, डॉक्टर्स भी, पैरामेडिकल स्टाफ भी, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको एजुकेट करना। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है रोल ऑफ सोशल सपोर्ट सिस्टम। अब सोशल सपोर्ट सिस्टम का भी एक मेजर रोल होता है पेशेंट की रिकवरी में। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, इमोशनल सपोर्ट। ये भी वही बात है कि इसमें पेशेंट की फैमिली को हमने स्पिरिचुअल सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है। अब ये सपोर्ट हम कैसे दे सकते हैं, अपनी प्रेजेंस को फील करवा के, लाइक जो भी जो फैमिली मेम्बर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, उसके रिलेटिव्स हैं, वो वहाँ पे उनको अपनी प्रेजेंस फील करवाते हुए पेशेंट के जो हीलिंग प्रोसेस है उसको फास्ट कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह जो इनको एक इंकरेजमेंट फील होती है पेशेंट्स को कि कोई है जो हमें पूछने वाला है, हमारी फिक्र कर रहा है। ठीक है। तो उनको एक सेंस ऑफ कंफर्ट फील होती है, उससे जो उनका हीलिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो सकता है, जल्दी रिकवर हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रैक्टिकल असिस्टेंस। मतलब कि हमने पेशेंट को, उसकी फैमिली को प्रैक्टिकली भी सपोर्ट करना है। अब इसमें कौन कौन सी आ जाएगी, सबसे पहले हमारे पास क्या, डेली टास्क में हम उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। जो भी इनकी डेली एक्टिविटीज़ की जो रिक्वायरमेंट्स है वो हम पूरी कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन का फाइनेंसिस वगैरह आ रहे हैं उसमें भी हम उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट, जो भी इसकी मेडिकेशंस हैं, इंटरवेंशंस हैं, या उसके जो भी लैब टेस्ट वगैरह हो रहे हैं उसमें हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंट सपोर्ट सिस्टम जो है उसका मेजर रोल होता है पेशेंट की रिकवरी में। इससे जो पेशेंट की फैमिली है उसका बर्डन जो है वो कम हो सकता है। उसके अलावा कम्युनिटी इंगेजमेंट है। अब इसमें क्या है कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, रिलीजियस भी और सोशल सपोर्ट सिस्टम्स होते हैं, जो कि फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं रिसोर्सेज की बेस पे, कितने उनके एक्सपेंसेस आ रहे हैं, तो उस बेस पे भी हम उनको जो है वो इसके बारे में एजुकेट कर सकते हैं। ठीक है। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है। उसके अलावा जो जो भी उनको स्ट्रेस या एंग्जाइटी हो रही है, उसमें हम साइकोथेरेपी के बारे में भी इसको एजुकेट कर सकते हैं। ठीक है। कि वो साइको सोशल सपोर्ट भी प्रोवाइड उनको कर सकें। ये हमारे पास कुछ थी सपोर्ट सिस्टम के रोल्स कौन कौन से हो सकते हैं। उसके अलावा यहाँ तक हमारा ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो था ना कंटेंट के अकॉर्डिंग, वो हमने कंप्लीट कर लिया है, साइको सोशल इम्प्लीकेशंस। उसके बाद आगे हम देखते हैं स्ट्रेस एंड कोपिंग। अब ये टॉपिक आपका बुक पे है, ये हम वहाँ से करते हैं, स्ट्रेस एंड कोपिंग। अब मैंने आपको बताया कि जो पेशेंट क्रिटिकल केयर यूनिट्स में होते हैं, एडमिट होते हैं, तो उनको मल्टीपल स्ट्रेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं, जिसमें डिफरेंट स्ट्रेसेस हो सकते हैं, लाइक फिजिकल स्ट्रेसर भी हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस या इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस। ठीक है। पेशेंट को भी, उसकी फैमिली को भी। अब ये स्ट्रेसर जो हैं वो किस टाइप की हो सकती हैं जो पेशेंट क्रिटिकल केयर यूनिट्स में होते हैं, इसमें कुछ यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि अब कॉन्स्टेंट नॉइज़ होता है वहाँ पे। ठीक है। आईसीयूज़ में डिफरेंट अलार्म्स के साउंड आ रहे होते हैं, उसके बाद ब्राइट लाइट्स होती हैं, लैक ऑफ प्राइवेसी होती है, ये सारे जो हैं वो स्ट्रेस को इंड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है। अब जो स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में हमारी जो बॉडी है वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है, कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है, ये आगे हम पढ़ते हैं। ये जस्ट आपने रीडिंग करनी है, यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ कि जब जो कोई भी स्ट्रेसर आता है तो हमारी बॉडी जो है वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है, वो एक्टिवेट करती है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस को। ठीक है। ये एक पूरा सिस्टम है, ये आगे हम देखते हैं डायग्राम में ये कैसे एक्टिवेट होता है। जैसे ही ये एक्टिवेट होता है स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में, तो डिफरेंट हार्मोन रिलीज होते हैं, कौन कौन से, कैटाकोलामीन, ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड, इनका लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है। स्ट्रेस रिस्पॉन्स में जैसे इनका लेवल इंक्रीज करता है तो एक प्रॉपर जो है बॉडी में सिस्टम जनरेट होता है, एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है, जिसको हम कहते हैं फिजिकल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ठीक है। जिसको आगे फर्दर कहा हुआ यहाँ पे स्ट्रेस रिस्पॉन्स। तो जैसे अब ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, अगर ये लॉन्ग टाइम तक रहे, स्ट्रेस रिस्पॉन्स काफ़ी लंबे देर तक चले, तो इससे डिफरेंट बॉडी पे इफेक्ट आ सकते हैं।
अब कौन कौन से इफेक्ट आ सकते हैं? इम्यूनोसप्रेशन हो सकती है, मतलब उसका जो इम्यूनिटी का लेवल है वो कम हो सकता है। उसके बाद हाइपोपरफ्यूजन हो सकती है, उसका जो ब्लड फ्लो है वो कम हो सकता है डिफरेंट टिश्यूज़ की तरफ, ऑर्गन्स की तरफ। उसके अलावा टिश्यू हाइपोक्सिया हो सकता है, ठीक है, और अदर इफेक्ट आ सकते हैं बॉडी के ऊपर। जब ये सारे इफेक्ट आते हैं तो पेशेंट की जो हीलिंग प्रोसेस है या उसका जो रिकवरी प्रोसेस है वो इम्पेयर हो सकता है, ठीक है। तो ये पूरा इसका एक मैकेनिज्म होता है जब कोई भी स्ट्रेस काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है या प्रोलॉन्ग टाइम तक रहता है। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ कि जब एंग्जाइटी होती है या इस तरह की कंडीशन डेवलप होती है तो कौन कौन सी बॉडी में सिम्टम्स अपेयर होती हैं। हमारा जो मोटर सिस्टम है वो ज़्यादा एक्टिवेट होता है, इसमें सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, हाइपर विजिलेंट हो जाता है पेशेंट, ठीक है, लॉस ऑफ कंट्रोल, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, ये सारी आपने पहले पढ़ी हुई हैं, ये सारी सिम्टम डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। अब नर्सिस का काम क्या होता है कि उसने पेशेंट की एंग्जाइटी को आइडेंटिफाई करना होता है, कौन कौन से स्ट्रेसेस हैं जो कि स्ट्रेस कोज कर रहे हैं, उनको रिमूव करना होता है स्ट्रेसेस को, ठीक है, मिनिमाइज करना होता है। और इसके अलावा उसने डिफरेंट इंटरवेंशंस करनी होती हैं ताकि पेशेंट की एंग्जाइटी को कम किया जा सके, ठीक है। ये हमारा मेन टॉपिक है कि कौन कौन सी इंटरवेंशंस हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को यूज़ करना है नर्सिस ने। यहाँ पे पूरा ओवरव्यू दिया हुआ है कि कैसे कोई स्ट्रेसर आता है, उसके बाद जो हमारा ये सिस्टम है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस वो एक्टिवेट होते हैं और डिफरेंट हार्मोन रिलीज होते हैं और बॉडी में डिफरेंट साइन सिम्टम अपेयर होते हैं, ये सारा वही लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने ये करना है, जो ये पॉइंट्स दिए होते हैं ना रेड फ्लैग, ये आपने लाजमी करने होते हैं। अब इसमें यहाँ पे कुछ ये ऐसी को भी आ सकता है कि एंग्जाइटी की टॉप 5 कौन कौन सी इंडिकेटर्स हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले है एजिटेटेड बिहेवियर, उसका जो बिहेवियर है वो अल्टर हो सकता है। उसके अलावा जो उसका बीपी है वो इंक्रीज़ कर सकता है एंग्जाइटी में, और हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है। इसके अलावा जो पेशेंट खुद जो है वो वर्बलाइज करते हैं एंग्जाइटी को, और रेस्टलेसनेस फील होती है उसको, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट टॉप 5 सिम्टम्स जो अपेयर होती हैं एंग्जाइटी के पेशेंट में, नर्सिस ने इनको प्रॉपर असेस करना होता है। उसके अलावा अब जो आगे हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से इसकी मैनेजमेंट क्या होती है, क्या क्या हम इंटरवेंशंस करते हैं इस कंडीशन में। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सपोर्टिव केयर। हमने सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करनी होती है पेशेंट को। इसमें क्या क्या आता है, आगे न्यूट्रिशन हमने प्रॉपर देनी है उसकी रिक्वायरमेंट की बेस पे, उसकी क्लिनिकल कंडीशन की बेस पे। उसके अलावा हमने प्रॉपर उसको ऑक्सीजनेशन देनी होती है, ठीक है, पेन मैनेजमेंट करनी होती है, सेडेटिव्स देने होते हैं, और एंग्जियोलिटिक भी दे सकते हैं ताकि उसकी एंग्जाइटी को कम किया जा सके, ठीक है। ये हमारे पास थी स्पोर्टिव केयर। उसके बाद आगे आता है माइंड बॉडी स्ट्रेटजीज। ये हम आगे पढ़ेंगे, पूरा टेबल यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हम यूज़ करते हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए, ठीक है। ये 2 मेन पॉइंट्स थे हमारे, स्पोर्टिव केयर और माइंड बॉडी स्ट्रेटजीज। उसके बाद अब यहाँ पे जो नर्स का मेन काम होता है, जो नर्स ने एक्शन लेने होते हैं, वो कौन कौन से पॉजिटिव एक्शन जो है वो नर्स ले सकती है। अब ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, पास पेपर में, ये आपने हाईलाइट कर लेना है। पॉजिटिव एक्शन जो नर्स लेती है स्ट्रेस को कम करने के लिए, सबसे पहले हमारे पास है फोस्टरिंग ट्रस्ट। अब इसमें क्या है कि नर्स ने पेशेंट के साथ और फैमिली के साथ एक प्रॉपर रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है, एक थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है, ताकि जो पेशेंट है वो एक से अपनी जो इन्फॉर्मेशन है कोई भी वो सेफ या प्रॉपर प्रोवाइड करे, ठीक है। और इसके अलावा उसने डिफरेंट प्रॉपर कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज को यूज़ करना होता है, और कॉम्पिटेंस शो करते हुए, अपना एक कॉन्फिडेंट बिहेवियर शो करते हुए उसके साथ एक प्रॉपर रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है, ठीक है, नर्स ने फैमिली के साथ भी और पेशेंट के साथ भी। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। अब जो नर्स है उसने क्या करना है कि जो भी पेशेंट की कंडीशन है, ठीक है, उसके बारे में सारा उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करते रहना है साथ साथ कि पेशेंट की कंडीशन क्या चल रही है, फ्यूचर में क्या हो सकती है, कौन कौन सी इंटरवेंशंस चल रही हैं, ठीक है, कौन कौन से लैब टेस्ट हुए हैं। तो ये सारा कुछ जो है ना वो साथ साथ जब पेशेंट की फैमिली को बताया जाता है तो उनकी जो भी एंग्जाइटी है वो भी थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है, स्ट्रेस कम हो जाता है फैमिली का भी और पेशेंट का भी। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है, इंश्योरिंग प्राइवेसी। हमने जो भी इसकी इंफॉर्मेशन होती है पेशेंट की या फैमिली की, उससे हेल्थ से रिलेटेड, तो हमने उसको भी कॉन्फिडेंशियल रखना होता है, उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करना होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, अलोइंग कंट्रोल। मतलब कि जो भी पेशेंट के बारे में डिसीजन ले रही है नर्स या डॉक्टर्स, तो हमने पेशेंट की फैमिली को भी ऑटोनॉमी देनी है, उनको हमने इन्वॉल्व करना है कि वो उसके बारे में जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उसमें हमने उसकी जो डिज़ायर्स हैं पेशेंट की फैमिली की, उनकी भी हमने रिस्पेक्ट करनी है, उनकी विशेस को फुलफिल करना है, ठीक है। तो हमने उनको भी थोड़ा कंट्रोल देना है। उससे भी क्या होता है कि पेशेंट की जो फैमिली है या पेशेंट है उसकी एंग्जाइटी और स्ट्रेस कुछ हद तक कम हो सकता है। हमने उनको प्रॉपर जो है वो प्रोसीजर्स के बारे में एक्सप्लेन करना है, जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं उसमें हमने पेशेंट और फैमिली को इन्वॉल्व करना है ताकि उनका जो स्ट्रेस है वो कुछ हद तक कम हो सके, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ पॉजिटिव एक्शंस होते हैं जो कि नर्स से लेने होते हैं पेशेंट और फैमिली के स्ट्रेस और एंग्जाइटी लेवल को कम करने के लिए।
ठीक है, ये हमारे पास था हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 2। इसमें हमने क्या पढ़ा, स्ट्रेस कैसे डेवलप हो सकता है, कौन कौन सी स्ट्रेसेस हो सकते हैं, इसका पूरा मैकेनिज्म क्या होता है, और इसके अलावा जो भी नर्स ने एक्शंस लेने होते हैं। बाकी हमारा रह गया एक मेन टेबल जो आपकी बुक पे है, वो हम पढ़ते हैं, माइंड बॉडी स्ट्रेटजीज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफ़ी दफ़ा आया हुआ है, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि यूज़ करते हैं हम एंग्जाइटी और स्ट्रेस को कम करने के लिए। सबसे पहले है प्रेजेंसिंग एंड रीअश्योरेंस। इसमें वही बात है कि जो नर्स है उसने क्या करना है, अपने बिहेवियर से, अपने एटीट्यूड से पेशेंट के साथ उसने अच्छा बिहेव करना है, उसको एक्टिवली लिसन करना है, प्रॉपर कम्युनिकेशन करनी है। ठीक है, और अपनी प्रेजेंस फील करवानी है। ठीक है, उससे भी क्या होता है कि पेशेंट की जो फैमिली है उसका स्ट्रेस कम हो सकता है। उसके अलावा रीअश्योरेंस प्रोवाइड करनी है, मतलब कि उसको हमने क्या करना है कि वर्बल भी उसको हमने रीअश्योर करना है कि जो पेशेंट की कंडीशन है वो बेहतर हो रही है, वो आगे बेहतर हो जाएगा। ठीक है, उसकी हम इंटरवेंशंस कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उसको हमने रीअश्योरेंस भी देनी है ताकि पेशेंट का जो स्ट्रेस है वो कम हो सके, उसकी फैमिली का स्ट्रेस कम हो सके। ठीक है, उसके बाद है रीफ्रेमिंग डायलॉग। इसमें हमने क्या करना होता है कि जो पेशेंट के जो जो भी फेयर्स होते हैं ना, जो भी उसकी थॉट्स होती हैं, नेगेटिव थॉट्स, उसको हमने कहना है कि वो एक्सप्रेस करे। ठीक है, जब वो एक्सप्रेस करते हैं तो जो नर्स होती है वो उसको पॉजिटिव वे में उसको कन्वर्ट कर देती है, मतलब कि उसको कहती है कि आपने इसको इस वे में सोचना है। उसकी जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं उसको उसने पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट करना होता है, उसको रीफ्रेम करना होता है। ठीक है, जो भी उसके इनर फेयर्स होते हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। ठीक है, उन सब को जो नर्स है उसने कन्वर्ट करना होता है पॉजिटिव फॉर्म में, पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, उसको हमने इंकरेज करना है कि पॉजिटिव थिंक करे। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्या है, कोग्निटिव रीअप्रेजल। इसमें भी वही बात है कि जो भी उसके माइंड में जो परसेप्शन पहले से हैं स्ट्रेस के बारे में या स्ट्रेसेस के बारे में, उसको हमने प्रॉपर आइडेंटिफाई करना है, उसको भी हमने पॉजिटिव लाइट में उसको डिस्कस करना है फैमिली के साथ और पेशेंट के साथ, कि उसको पॉजिटिवली जो है वो थिंक करे। उसके बाद हमारे पास क्या है, गाइडेड इमेजरी। अब इसमें क्या करना होता है कि पेशेंट को हमने बताना है कि वो, एक तो इससे क्या होता है कि पेशेंट डिस्ट्रैक्ट होता है। अब इसमें क्या करना होता है कि उसको हम कहते हैं कि आप किसी ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में सोचें, किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचें जो कि आपको प्लेजर फील, जिसको सोच के आपको प्लेजर फील होता है। ठीक है, तो वो पेशेंट जो है वो, उसको हमने इंकरेज करना है कि वो किस चीज़ के बारे में ऐसे इमेजिन करे कि वो बहुत उस जगह पे या उस चीज़ को सोच के खुश होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो एक तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसके अलावा उसका जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी का लेवल है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या है, फोर्थ नंबर पे कौन सी टेक्निक है, 5 नंबर पे रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। इसमें हमने वही उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवानी होती है कि वो पहले वो डीप ब्रेथ ले, उसके बाद उसको होल्ड करे और आहिस्ता आहिस्ता उसको स्लोली स्लोली रिलीज करे। ये भी हमारे पास एक रिलैक्सेशन थेरेपी होती है, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग होती है। उसके अलावा क्या है कि हमने पेशेंट को कहना है कि वो अपनी फिस्ट को क्लेंच करे। ठीक है, अपनी जो फिस्ट होती है उसको क्लेंच करे और जो टोज है उसको कर्ल करे। ठीक है, टाइटली। ये भी एक थेरेपी है, इसमें हमने कहना है कि उसको अपनी फिस्ट को क्लेंच करे और टोस को कर्ल करने के बाद उसको होल्ड करे। इस पोजीशन में जब वो कुछ टाइम के लिए होल्ड करेगा, उसको फिर हमने कहना है कि इसको रिलीज कर दे। ठीक है, इससे क्या होता है कि उसको जो मसल्स हैं वो पहले टेंस होते हैं फिर रिलीज होते हैं, तो उससे भी एक उसको जो है ना वो स्मूथ एक जो सेंसेशन फील होती है। ठीक है, इसमें उसकी थोड़ी सी एंग्जाइटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, इसमें ये हमारे पास एक प्रोसेस होता है सिस्टमेटिक, जिसमें टेंसिंग होती है पहले मसल्स की, उसके बाद हमने मसल्स को रिलीज करवाना होता है सिस्टमेटिक फॉर्म में, तो उससे भी इसकी जो एंग्जाइटी का लेवल है वो कम हो सकता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, डीप ब्रीदिंग। इसमें भी वही बात है कि हमने पेशेंट को ब्रीदिंग करवानी है, होल्ड करवाना है, उसके बाद उसको रिलीज करवाना है। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप दी हुई है ब्रीदिंग की, डायाफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग। ये भी एक डिस्ट्रैक्शन थेरेपी होती है, स्ट्रेस के दौरान हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या करना होता है कि हमने पेशेंट को कहना है कि जो वो है ना अपने एब्डोमेन पे अपना हाथ रखे। ठीक है, जब वो अपना हाथ रखेगा एब्डोमेन पे तो नोज के थ्रू जो है वो इनहेल करे। ठीक है, जैसे वो इनहेल करेगा उसको फिर उसने ब्रेथ को होल्ड करना है कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए। होल्ड करने के बाद उसने फिर एक्सेल करना है या उसको रिलीज करना है लिप्स के थ्रू। ठीक है, तो ये भी एक टेक्निक होती है, एक डिस्ट्रैक्शन थेरेपी होती है जो कि हम स्ट्रेस में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, मसल थेरेपी। मसल थेरेपी में क्या करना होता है कि जो है ना एक ये मतलब कि इसमें हमने थोड़ा सा मसाज करना होता है एक टाइप का, जो कि उससे इससे क्या होता है पेशेंट को रिलैक्सेशन फील होती है। सॉरी, म्यूजिक थेरेपी है ये, एक मसाज वाली आ गई, ये वाली आई है। ठीक है, म्यूजिक थेरेपी में क्या करना होता है कि हमने पेशेंट का जो फेवरेट कोई भी म्यूजिक है वो हमने लगा के दे देना होता है,
उससे उसको एक टाइप की जो है वो डिस्ट्रैक्शन भी फील होती है और एक वो रिलैक्सेशन भी फील होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एमसीक्यू क्या आता है कि जो स्टैंडर्ड ड्यूरेशन होती है इस थेरेपी की, म्यूजिक थेरेपी, वो कितनी होती है? 20 to 90 मिनट्स। ठीक है, ये सेशन होते हैं जो कि हम एक दिन में एक दफ़ा या 2 दफ़ा दे सकते हैं डेली। उसके अलावा हमारे पास क्या है? ह्यूमर। अब ह्यूमर क्या करता है? इससे हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जैसे कि एंडोर्फिन है, और ये क्या होता है? ये हमारे पास नेचुरल पेन रिलीवर होता है। ठीक है, जब हम ह्यूमर जब हंसते हैं या लाफ्टर होता है तो इससे एंडोर्फिन रिलीज होता है बॉडी में। ठीक है, और जो एंडोर्फिन है वो क्या करते हैं? टेंशन को, एंजाइटी को कम कर देते हैं और मसल्स को रिलैक्स करते हैं। ठीक है, और ये भी एक डिस्ट्रैक्शन थेरेपी होती है एंजाइटी को कम करने के लिए भी और उसको स्ट्रेस को भी कम करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? मसाज। अब मसाज जो है वो हमें पता है इससे भी एक रिलैक्सेशन जो है वो फील होती है पेशेंट को। इसमें हम डिफरेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम इसमें ऑयल्स के थ्रू भी मसाज कर सकते हैं, उसके अलावा लोशंस को यूज़ कर सकते हैं पेशेंट को कंफर्ट देने के लिए। ठीक है, उसके अलावा अब यहाँ पे एक और एमसीक्यू है कि आपने किस कंडीशन में मसाज नहीं करना होता पेशेंट को? जब एक पेशेंट जो है वो हीमोडायनामिकली अनस्टेबल है। ठीक है, उसको कोई ना कोई कार्डियक इशू है या कोई और इशू है। ठीक है, तो हमने उस पेशेंट को जो है मसाज नहीं करना, क्योंकि इससे जो है उसका और भी जो सिस्टम है वो अफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है हमारे पास? थेराप्यूटिक टच। ये भी हमारे पास एक कम्प्लीमेंट्री थेरेपी होती है जो कि पेशेंट को जो है एक सेंस ऑफ कंफर्ट फील करती है। ठीक है, करवाती है। इससे भी उसका जो एंग्जाइटी है वो कम हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास क्या है? मेरिडियन थेरेपी। ये भी आपने सुना होगा कि इसमें जो है वो एक्यूप्रेशर जो है वो अप्लाई करते हैं प्रॉपर। एक इसमें ना डिफरेंट स्पेसिफिक साइट्स होती हैं जिसमें हम एक्यू पॉइंट इसको हम कहते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट हम डिफरेंट कैटेगरी के या डिफरेंट प्रेशर जो है वो अप्लाई करते हैं। उससे भी क्या होता है कि उसकी जो कुछ हद तक जो है वो कम हो जाती है स्ट्रेस। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या है? पेट थेरेपी। पेट थेरेपी में क्या करते हैं कि जो भी पेशेंट के फेवरेट पेट्स होते हैं उसको जो है ना वो उसके पास ले आते हैं। ठीक है, जो भी उसके विजिटर्स होते हैं, तो उससे भी क्या होता है? उसको फिजिकल बेनिफिट भी होता है, उसके अलावा इमोशनल जो है वो फील करता है, थोड़ा उसकी सेल्फ स्टीम इंक्रीज होती है। तो ये भी हमारे पास एक थेरेपी होती है, माइंड बॉडी स्ट्रेटजी होती है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं इस फेज़ में। तो ये हमारे पास कुछ स्ट्रेटजीज थी जो कि हम यूज़ करते हैं एंग्जाइटी और स्ट्रेस को कम करने के लिए। ये आपने अच्छे से करना लाजमी, ये पेपर में काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव कौन सा हमारा है। ये फर्स्ट भी हमने कवर कर लिया, सेकंड भी हमने कवर कर लिया। उसके बाद हमारे पास जो ये वाला है ना, स्लीप एंड सेंसरी बैलेंसेस, ये हम करते हैं। ठीक है, ये भी आपका इसी चैप्टर में दिया हुआ है, लास्ट पे होगा कि पेशेंट जो है वो क्रिटिकल केयर यूनिट्स में जो होती है उनकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, तो हमने कौन कौन सी इंटरवेंशंस करनी होती है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? स्लीप डेप्रीवेशन एक कॉमन प्रॉब्लम है क्रिटिकली इल पेशेंट्स में। ठीक है, अब इसके भी डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे स्ट्रेस के थे तो इसके भी डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। इसके अलावा एंग्जाइटी की वजह से उसको स्लीप जो है वो कम हो सकती है, उसकी डिस्टर्ब हो सकती है। पेन की वजह से मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, और कुछ इंटरवेंशन जो है वो उससे स्लीप डिस्टर्ब हो रही होती है। उसके अलावा अब इसमें कुछ मैकेनिज्म आगे दिया हुआ है कि जो हमारा नॉर्मल स्लीप साइकिल होता है उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, ये हार्मोन है मेलाटोनिन। ठीक है, ये कब रिलीज होता है, कब ये इनहिबिट होता है? ये जो है ना मेलाटोनिन, ये प्रमोट करते हैं स्लीप को। ठीक है, और ये कब स्टिमुलेट होता है? जब डार्कनेस होती है। ठीक है, डार्कनेस में ये स्टिमुलेट होता है और लाइट में ये इनहिबिट होता है। तो अब इसमें जो जैसे मैंने आपको बताया जो सीसीयूज होते हैं, क्रिटिकल केयर यूनिट्स होते हैं, वहाँ पे ब्राइट लाइट्स होती हैं हमेशा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहे होते हैं पेशेंट्स के। तो उससे क्या होता है कि उसका जो मेलाटोनिन है वो इनहिबिट हो जाता है। ठीक है, उससे इसका जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी जो स्लीप है वो इनहिबिट हो जाती है। तो हमने फिर क्या इंटरवेंशंस करनी होती हैं उसकी स्लीप को प्रमोट करने के लिए, ये हम आगे देखते हैं, टेबल में दी हुई हैं। ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है यूएचएस में, ये आपने मार्क कर लेना है। सबसे पहले हमने पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देनी होती है। ठीक है, स्लीप के लिए प्रॉपर हमने पिलोज को यूज़ करना होता है। अगर उसको पेन हो रही है किसी भी डिजीज़ की वजह से, किसी भी कंडीशन की वजह से, तो हमने उसकी पेन को मैनेज करना होता है। ठीक है, उसके अलावा हमने प्रॉपर जो इसके प्रोसीजर्स होते हैं, इंटरवेंशंस होती है, उसका हमने प्रॉपर स्केड्यूल बनाना होता है। ये नहीं कि जब वो सो रहा होता है तो हम तब आके उसके सैंपल ले रहे हैं, तब आके उसकी इंटरवेंशंस कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एक्सरे वगैरह कर रहे हैं। तो हमने पहले जो भी इसकी इंटरवेंशंस करनी होती है उसको पहले स्केड्यूल कर लेना होता है। ठीक है, ताकि उसकी जो स्लीप का टाइम है वो डिस्टर्ब ना हो। तो इसके बाद हमने उसका जो नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल होता है सर्केडियन रिदम के अकॉर्डिंग, वो हमने मेंटेन करना होता है। ठीक है,
उसके अलावा हमने जैसे ही रात का टाइम होता है तो हमने लाइट्स को डिम करना होता है, क्योंकि हमें पता है जो मेलाटोनिन है वो डार्कनेस में स्टिमुलेट होता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमने इसको मेंटेन करना होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमने नॉइज़ को कंट्रोल करना होता है, ठीक है। इसमें हम डिफरेंट डिवाइसेस को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो जो भी इन्वायरमेंटल नॉइज़ है उसको हम कम कर सकते हैं, लाइक टेलीविजन वगैरह है कोई, इसको हम ऑफ करना है, कोई भी म्यूज़िक है उसको ऑफ कर देना है, ताकि वो पेशेंट कंफर्ट पोजीशन में, कंफर्ट इन्वायरमेंट में जो है वो अपनी स्लीप को मेंटेन कर सके। उसके अलावा हमारे पास क्या है कि हमने जो प्राइवेसी होती है पेशेंट की वो भी मेंटेन करनी होती है, ठीक है। विंडोज़ को, डोर्स को क्लोज कर देना होता है। उसके अलावा हमने उसकी जो बेड टाइम रूटीन है उसको एक प्रॉपर मेंटेन करना होता है। उसके अलावा हम पेशेंट को मसाज भी दे सकते हैं। मैंने आपको बताया ये भी एक डिस्ट्रैक्शन थेरेपी भी है और एक रिलैक्सेशन थेरेपी भी होती है, ठीक है। जब मसाज करते हैं तो उस पर एक कम्फर्ट फील होता है, उसकी जो स्लीप है वो भी बेहतर हो सकती है। उसके अलावा क्या है कि हमने पेशेंट का जो कहते हैं कि एंग्जाइटी स्ट्रेस, जैसे हमने पढ़ा था ना, ये वाला पीछे जो टेबल था, डिफरेंट स्ट्रेटजीज को यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें भी हम ये स्ट्रेटजीज जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, लाइक रिलैक्सेशन थेरेपी है, गाइडेड इमेजरी है, म्यूजिक थेरेपी है, पेट थेरेपी है। ये सारी हम यूज़ करके पेशेंट की जो एंग्जाइटी जब कम होती है तो उसको प्रॉपर स्लीप भी उसकी मेंटेन हो जाती है, ठीक है। तो ये हमने कुछ इंटरवेंशंस करनी होती है पेशेंट की स्लीप को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पे कुछ ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये आपने रीड करने हैं कि हमने पेशेंट की जो क्वालिटी होती है स्लीप की, उसको हमने कैसे असेस करना है, नर्स ने उसको कैसे असेस करना है। अब इसके कुछ स्केल्स भी होते हैं और कुछ इसका जो है ना एक बेस्ट मेथड जो है वो क्या है, पेशेंट खुद रिपोर्ट करता है अपनी स्लीप की क्वालिटी के बारे में। ये इसका बेस्ट मेथड होता है, बेस्ट मेजर होता है कि जब हमने पेशेंट की स्लीप की क्वालिटी को असेस करना होता है, ठीक है। पेशेंट खुद बताता है कि मुझे नींद नहीं सही आ रही, या मुझे मेरी नींद डिस्टर्ब हो रही है। तो जो सबसे बेस्ट उसका मेथड होता है उसकी मेजर करने का स्लीप को, वो उसका अपना जो वर्बलाइज करके बताता है ना, वो होता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ और स्केल्स जो है वो नर्स यूज़ कर सकती है उसकी स्लीप क्वालिटी को असेस करने के लिए, इवेलुएट करने के लिए। उसमें हमारे पास कौन सा स्केल है, विजुअल एनालॉग स्केल है, ठीक है। ये भी आपने पढ़ा होगा F1 के अंदर। उसके अलावा हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, ठीक है। वो भी हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी हमने, मतलब उसकी बॉडी में कुछ ऐसी फिजिकली सिम्टम्स आ रही होती हैं जो कि शो करती हैं कि इसकी जो नींद है वो पूरी नहीं हुई हुई, ठीक है। तो नर्स जो है वो उस सिम्टम को असेस करके भी ये पता लगा सकती है कि उसकी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हुई हुई है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, यहाँ तक हमारा था ये टॉपिक था स्लीप के बारे में। आगे हम देखते हैं कि ये जस्ट आपने रीड करना है रिस्ट्रेंट्स का क्या रोल होता है और इसको यूज़ करते हुए नर्स ने कौन कौन से स्टैंडर्ड्स को, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होता है, ठीक है। ये हमें पता है कि जो कुछ कंडीशंस ऐसे होती हैं पेशेंट में जो ज़्यादा, जब उसका बिहेवियर जो है एजिटेट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमें रिस्ट्रेंट यूज़ करने पड़ जाते हैं, ठीक है। अब इसके अपने रिस्क फैक्टर्स होते हैं, आगे इसके आगे डिफरेंट जो है ना वो पेशेंट अगर ज़्यादा हाइपर विजिलेंट है तो वो रिस्ट्रेंट के दौरान भी जो है अपने आप को जो है ना वो इंजरी कोज कर सकता है, दूसरों को भी वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमने इसमें सबसे पहले जो है ना वो रिस्ट्रेंट को, इसके अल्टरनेटिव्स को यूज़ करना होता है, ठीक है, कि हम कोशिश करते हैं कि हमें रिस्ट्रेंट को यूज़ ना ही करना पड़े। अब इसके हम देखते हैं कौन कौन से अल्टरनेटिव्स जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टेबल दिया हुआ है एक अल्टरनेटिव्स के बारे में। जब हम इसको यूज़ नहीं कर सकते फिजिकली रिस्ट्रेंट्स को, तो हमने कौन कौन से अल्टरनेटिव्स यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले है इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशंस। ये सारा आपने पढ़ा होगा F1 के अंदर कि हमने पेशेंट का जो पोजीशन है बेड की वो लोएस्ट रखनी है ताकि उसकी जो इंजरी है फाल से प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। साइड रेल्स को हमने प्रॉपर यूज़ करना है। उसके अलावा हमने प्रॉपर जो लाइटनिंग होती है पेशेंट की वो मेंटेन करनी है। अलार्म्स को यूज़ करना है, जब उसको कोई भी रिक्वायरमेंट होती है तो वो अलार्म बुझा के जो है वो अलर्ट कर सकता है नर्सिस को, ठीक है। उसके अलावा प्रॉपर जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी हमने उससे दूर रखने हैं, ठीक है। अननेसेसरी फर्नीचर को रिमूव करना है वहाँ से, ठीक है। उसके अलावा जो भी व्हील्स होती हैं बेड की उसको लॉक करना है हमने, पोल लाइट को उसकी प्रॉपर रीच में रखना है, ठीक है। तो ये सारी जो इन्वायरमेंट की मॉडिफिकेशंस हमने करनी होती हैं। उसके अलावा कुछ हमारे पास क्या है, थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस। इसमें हमने क्या करना होता है कि जो पेशेंट की ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग है ना, जो भी इसकी इंटरवेंशंस हो रही होती हैं उसको, उसके बारे में हमने करनी होती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो भी इसके इन्वेसिव प्रोसीजर्स है ना, जो भी उसके जाए लाइक उसकी एंटिटी डली हुई है या उसकी एंजी ट्यूब डली हुई है, उसके बारे में हमने उसको एजुकेट करना है कि इसका क्या पर्पज़ है, ये आपको जो एंजी ट्यूब हमने डाली है इसका क्या आपको फ़ायदा है, या जब आप इसको निकाल दोगे तो आपको क्या इसका नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो उसको हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट के बारे में भी एजुकेट करना है, ठीक है। उसको ओरिएंट करना है, उसका पर्पज़ बताना है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्गाइज ट्रीटमेंट।
इफ़ नेसेसरी। डिस्गाइज का मतलब होता है कि हमने कंसील कर देना। अगर पेशेंट जो है वो इतना मेंटली स्टेबल नहीं है कि वो इस बात हमारी बातों को समझ सके, जो भी हम उसको पर्पस बता रहे हैं, तो हमने क्या करना है, उसको कंसील कर देना है। जैसे कि उसकी कोई आईवी लगी हुई है तो हमने उसके ऊपर कोई कपड़ा दे देना है ताकि उसको नजर ही ना आए। और इसके अलावा कोई भी उसकी और डिवाइस लगी हुई है उसको हमने उसकी फील्ड ऑफ विजन से दूर कर देना है, आउट कर देना है, ठीक है। तो इस तरह हमने कुछ इंटरवेंशंस करनी होती हैं। उसके अलावा हमने पेशेंट जो है उसको कंफर्ट, मैक्सिमम कंफर्ट देना होता है, ठीक है, उसकी फिजिकल नीड्स को पूरा करते हुए। और ये कुछ हमने इंटरवेंशंस करनी होती है, जनरल पॉइंट्स दिए हुए हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या है, डाइवर्नरी एक्टिविटीज़ होती हैं। इसमें वही हमने म्यूजिक थेरेपी यूज़ कर ली पेशेंट की, ठीक है। उसके अलावा टेलीविजन थेरेपी है, पेट थेरेपी है, गाइडेड इमेजरी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसको इसकी अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए। उसके अलावा हमारे पास क्या थेराप्यूटिक यूज़ ऑफ सेल्फ है। इसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट जो नर्स है वो अपनी इमोशंस को यूज़ करते हुए, अपनी फीलिंग्स को यूज़ करते हुए पेशेंट की नीड्स को भी असेस करती है, उनको जो है ना उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करती है, उसको प्रॉपर जो है वो सेफ फील करवाती है, ठीक है। तो इसमें पेशेंट की जो मेन कम्युनिकेशन है ना वो अफेक्ट करती है, वो उसका मेजर रोल होता है उसको स्टेबल करने में, ठीक है। उसको प्रॉपर ओरिएंट करवाने में, सारे ट्रीटमेंट के साथ जो भी मेडिकल डिवाइसेस हैं, जो भी उसके प्लान्स चल रहे होते हैं, उन सब के बारे में उसने उसको एजुकेट करना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ कुछ अल्टरनेटिव्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जब हमने यूज़ करने होते हैं रिस्ट्रेंट, फिजिकल रिस्ट्रेंट, तो कौन कौन से प्रोटोकॉल्स, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स को हमने फॉलो करना होता है। सबसे पहले क्या, इनिशिएटिंग रिस्ट्रेंट। हमने अब रिस्ट्रेन करना है पेशेंट को, ठीक है। हमने ये सारे अल्टरनेटिव यूज़ कर लिए लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो हमें अब यूज़ करने पड़ रहे हैं फिजिकल रिस्ट्रेंट। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जो लाइसेंस प्रैक्टिशनर होता है ना उसका हमें ऑर्डर चाहिए होता है कि जब उसने ऑर्डर दिया है पेशेंट के बारे में कि इसको हमने रिस्ट्रेंट करना है, तब हमने इसको रिस्ट्रेंट करना है, ठीक है। हमने खुद से जो है उसको ऐसे रिस्ट्रेंट नहीं कर देना, प्रॉपर ऑर्डर लेके प्रैक्टिशनर से, फिजिशियन से, फिर हमने उसको रिस्ट्रेन करना होता है। उसके अलावा हमने क्या करना है कि ये जो रिस्ट्रेंट हम यूज़ करते हैं जस्ट हमने इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ करना हो। जब हमारे सारे अल्टरनेटिव फेल हो जाते हैं ना, तब एंड पे आगे हम ये ऑप्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब वो हमने यूज़ करना होता है, कितना टाइम के लिए करना है, कैसे करना है, सारा हमें डॉक्यूमेंट करना होता है। पेशेंट की जो फाइल है ना उसके ऊपर हमने जो पेशेंट के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, हमने जब उसको रिस्ट्रेंट किया है तो क्या क्या उसके रिस्पॉन्स हैं, क्या क्या उसने ट्राई किया है, सारा हमने उसकी फाइल के ऊपर लिखना होता है, ठीक है। उसके अलावा अब जो रिस्ट्रेंट है वो ऐसे स्टाफ ने करना होता है जो कि प्रॉपर ट्रेन हो, कॉम्पिटेंट हो, प्रॉपर उसको यूज़ करना आना चाहिए, कैसे उसने रिस्ट्रेंट डिवाइस को इसको यूज़ करना है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि हमने इसका प्रॉपर टाइम सेट करना होता है कि हमने कितने टाइम के लिए पेशेंट को रिस्ट्रेन करना है। और इसका एक टाइम लिमिट होता है कि हमें 24 आवर्स से ज़्यादा पेशेंट को रिस्ट्रेंट नहीं करना होता, ठीक है। इससे भी उसके डिफरेंट जो है वो आगे साइड इफेक्ट आ सकते हैं। और हमने जो भी उसका टाइम रिस्ट्रेंट करना है उस टाइम को हमने प्रॉपर इसको डॉक्यूमेंट करना है उसकी फाइल के ऊपर, ठीक है। और इसके अलावा उसकी जो फैमिली है, उसके जो रिलेटिव्स हैं, अटेंडेंट्स हैं, उसको हमने क्या करना है, इन्फॉर्म करना है कि पेशेंट को जो हमने रिस्ट्रेंट किया उसका क्या पर्पज़ है, क्या रैशनल है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, जैसे हमने अब रिस्ट्रेन कर लिया तो हमने उस रिस्ट्रेन का जो पूरा पीरियड है ना उसके दौरान हमने पेशेंट को प्रॉपर असेस करना है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि हमने उसको, यहाँ पे एक एमसीक्यू है कि हमने कितने टाइम के बाद हमने उसको असेस करना होता है। एवरी 15 मिनट्स हमने जो कॉम्पिटेंट और ट्रेन स्टाफ होती है उसने असेस करना होता है, उसने आगे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है। और जो भी इसकी नीड्स होती हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसको भी उसने प्रॉपर मेंटेन करना होता है। उसकी हाइड्रेशन, उसकी न्यूट्रिशन, वाइटल साइज, ये सारा उसने असेस करना होता है, ठीक है, ड्यूरिंग रिस्ट्रेंट पीरियड, ठीक है। तो ये हमारे पास था, ये एक्स्ट्रा टॉपिक था, ये आपने जस्ट रीड करना है। ये टेबल्स इंपॉर्टेंट हैं, अल्टरनेटिव्स और ये कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड्स हमने फॉलो करने होते हैं, ठीक है, रिगार्डिंग फिजिकल रिस्ट्रेंट। तो आज हमने क्या पढ़ा, साइको सोशल इम्प्लीकेशंस, ये मैंने आपको स्लाइड से करवाया, ये आपकी बुक पे नहीं था। उसके बाद स्ट्रेस एंड कोपिंग, ये हमने डिटेल में पढ़ा आपकी बुक से। और थर्ड ऑब्जेक्टिव हमने क्या कवर किया, स्लीप एंड सेंसरी बैलेंसेस इन क्रिटिकली इल पेशेंट, ठीक है। ये तीन ऑब्जेक्टिव्स हमने आज के लेक्चर में कवर किए हैं। ये सारे आपने बुक से रीड करने हैं जो आपकी बुक पे दिए हुए हैं। और इसके बाद अगर आपको कुछ समझ ना आए या आपको कोई क्वेश्चन हो तो आपने ग्रुप पे मुझसे पूछ लेना है, या आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड ऑब्जेक्टिव बुक से, ये आपका पूरा चैप्टर है, इसलिए हमने आज नहीं किया क्योंकि आज लेंथी हो जाना था। तो अगला हम स्टार्ट करेंगे ये वाला ऑब्जेक्टिव। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं ग्रुप में, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।